नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम तुगलक वंश का इतिहास देखेंगे। इससे पहले हमने खिलजी वंश के इतिहास को देख लिया है और खिलजी वंश से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें थी उनको हमने काफी डिटेल से समझ लिया है। तो तुगलक वंश के इतिहास में हम देखना आज से प्रारंभ करेंगे। तो वंशों का क्रम जिस प्रकार से हमने देखा था कि गुलाम वंश को सबसे पहले हमने देखा, उसके बाद खिलजी वंश को देखा। आज से हम तुगलक वंश को देखना प्रारंभ करेंगे। उसके बाद सैयद वंश और फिर लोदी वंश। इस क्रम को आप जरूर ध्यान रखिएगा, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। इसके बाद मुगल, मुगल के बाद सूरी और सूरी के बाद फिर से मुगल वंश मिलेगा। तो इस तरह से वंशों का यह क्रम है और इस क्रम के साथ ही हम इन वंशों के विषय में वह सारे तथ्य देखेंगे जो परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले जो तुगलक का क्षेत्र है वह क्षेत्र हमको देखना होगा। तो सिंध का एक बड़ा क्षेत्र, लाहौर का क्षेत्र, पेशावर का क्षेत्र, जूनागढ़ का क्षेत्र और दक्षिण में मदुरै तक का क्षेत्र इनके शासन क्षेत्र में था। पेशावर से लेकर जो मदुरै का क्षेत्र है वहां तक इनकी शासन व्यवस्था हमको दिखती है। तो इस तरह हम देख पाते हैं कि एक बड़े क्षेत्र पर यह अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से इस तुगलक वंश का जन्म हुआ। तो अलाउद्दीन के बाद राजा बनता है मुबारक शाह खिलजी। इसके विषय में हमने देखा था, यह एक अयोग्य शासक था और इसकी जो नीतियां थी वह प्रशासन के अनुकूल नहीं थी। तो एक व्यक्ति उभरता है गाजी मलिक। गाजी मलिक कौन है? यह खिलजी के काल में या अलाउद्दीन खिलजी के काल में सिंधु क्षेत्र में एक गवर्नर था। जब अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद जब मुबारक शाह का शासन होता है तो यह और प्रमुख भूमिका में आता है और धीरे धीरे 1320 में यह अपनी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित कर ले जाता है और इसके साथ ही एक नया वंश उभरता है जिसका नाम है तुगलक वंश। इसने सबसे अंतिम सुल्तान खुसरो खान को पराजित किया था और उसके बाद इन्होंने सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। इनका शासनकाल 1412 ईस्वी तक चला था। तो 1320 में तुगलक वंश की स्थापना हुई और 1412 ईस्वी तक इनका शासनकाल चला था। इनके प्रमुख राजाओं को हम देख लेते हैं। 8 प्रमुख सुल्तान हमको तुगलक वंश में मिलेंगे। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक और यह तुगलक वंश के संस्थापक हैं। इनका शासनकाल हालांकि केवल 5 वर्ष का ही दिखता है। उसके बाद मुहम्मद बिन तुगलक, यह 1325 से लेकर 1351 तक शासन को संभालते हैं। यह गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र हैं और यह एक प्रशासनिक योग्यता वाले व्यक्ति हमको दिखते हैं और एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति भी हमको दिखते हैं। ऐसी इन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई जिसमें जो राजधानी है दिल्ली उसको ट्रांसफर किया दौलताबाद, सांकेतिक मुद्रा चलवाई, दक्कन पर विजय अभियान प्रारंभ किए। तो इन्होंने बहुत सारे इनोवेटिव कार्य किए और तुगलक वंश में बहुत कुछ इंप्रूव करने की कोशिश की। हालांकि वह उतना इंप्रूव हो नहीं सका, उतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ सका, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से प्रयास बहुत सारे किए थे। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक, यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई है और यह फेमस ज्यादा है नहरें और कुएं बनवाने के लिए। इसके साथ साथ इससे जुड़ी एक और प्रमुख चीज कि यह हिंदू मंदिरों का संरक्षक भी है, मतलब इसने हिंदू मंदिरों की सुरक्षा भी की है। तो फिरोज शाह तुगलक भी हमको दिखता है। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक 1388 से 1389 तक, यह फिरोज शाह तुगलक का होता है। तो जो आपका यह फिरोज शाह तुगलक है इसका क्या है, होता है और एक छोटा शासनकाल इसका हमें दिखता है। इसके बाद अबू बकर शाह 1389 से 1390 तक, केवल 1 वर्ष तक यह किसी तरह से शासन को संभालता है। उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक 1390 से 1394 तक और यह अबू बकर शाह को हराता है और उनको हराने के बाद सत्ता पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद सिकंदर शाह तुगलक 1394 से 1399 तक। इसी के समय जो तैमूर का आक्रमण है वह आक्रमण भी भारत पर हुआ था। तो सिकंदर शाह के समय बहुत सारे विद्रोह हुए और उन विद्रोहों के साथ साथ जो आक्रमण है, बाहरी आक्रमण, वह आक्रमण भी हुए थे और इसमें सबसे फेमस है तैमूर का आक्रमण। उसके बाद सुल्तान बनेगा महमूद शाह तुगलक 1399 से 1413 तक। यह तैमूर के आक्रमण के बाद कुछ समय तक शासन में बना रहता है। हालांकि जो तुगलक वंश है वह मुख्यतः तैमूर के आक्रमण के बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन एक प्रतीक के रूप में यह अपनी सत्ता को बनाए रखता है और कुछ वर्षों तक यह सुल्तान के रूप में मिलता है। इसके बाद इस वंश का पतन हो जाएगा। तो 8 प्रमुख राजा हैं, यह आप ध्यान रखिएगा। अब हम देख लेते हैं कि जो तुगलक वंश है इसकी उत्पत्ति क्यों हुई, ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि एक नया वंश उभर पाया। तो हमने इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चाएं की हैं। एक तो जो खिलजी वंश है उसका पतन हो चुका था
और जो इनके उत्तराधिकारी हैं वह बहुत अयोग्य थे और इससे शासनकाल में अराजकता फैल गई। लोग एक नए प्रशासक की खोज कर रहे थे, मतलब लोगों को एक नया प्रशासक चाहिए था जो प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक से चला पाए। तो वहां पर नाम उभरता है गाजी मलिक का और वह एक नए वंश की स्थापना कर देता है जो खुसरो खान था। इसने हिंदू धर्म अपना लिया था और जब इसने हिंदू धर्म अपना लिया था तो इससे जो मुस्लिम अमीर हैं और जो मुस्लिम उलेमा है वह उससे असंतुष्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पर भी एक व्यवस्था उनको दिखने लगी थी कि जो दिल्ली सल्तनत है उस पर किसी मुस्लिम प्रशासक का ही अधिकार हो। और जब इसने हिंदू धर्म अपना लिया तो वह इसके विरोधी हो गए। इसके साथ साथ जो आम जनता है, जो अमीर हैं, उनमें भी असंतोष फैलता जा रहा था, क्योंकि जो अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, प्रशासनिक अराजकता है, वह लगातार बढ़ती जा रही थी। करों का बोझ बढ़ाया जा रहा था। इससे जो जनता है उसमें नाराजगी फैलती जा रही थी और जो अमीर हैं इन्होंने ध्यान दिया गयासुद्दीन तुगलक की तरफ और यह पाया कि यह पंजाब का एक सक्षम व्यक्ति है, मतलब जो पंजाब में शासन संभाल रहा है या जो बाहरी आक्रमण है उनको संभाल रहा है, तो एक सक्षम व्यक्ति है और यह अच्छा विकल्प हो सकता है जो प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छे से नियंत्रित करे। क्योंकि आप ध्यान रखिएगा कि जब प्रशासनिक व्यवस्था बिगड़ेगी तो उसके साथ साथ टैक्स का कलेक्शन बिगड़ेगा और जब टैक्स का कलेक्शन बिगड़ेगा तो जो यह अमीर है इनके हिस्से में भी टैक्स कम आएगा, मतलब इनकी आय भी घटेगी। तो इसलिए अमीर भी असंतुष्ट थे। फिर गयासुद्दीन तुगलक वास्तव में एक योग्य व्यक्ति था और इसने सेना का समर्थन किया। इसने सबसे पहले जो खिलजी वंश के अत्याचार है उनके अत्याचारों का विरोध किया और हमने यह भी देखा था कि निजामुद्दीन औलिया इस गाजी मलिक को अपना समर्थन देते हैं और यह कहते हैं कि गाजी मलिक एक अच्छा विकल्प हो सकता है खिलजी वंश के राजाओं की तुलना में और खास करके मुबारक शाह की तुलना में। तो उस तरह से भी हम देखते हैं कि निजामुद्दीन औलिया का भी इसे समर्थन है। कुल मिलाकर हो यह रहा था कि अब जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें नए परिवर्तन चाहिए थे, क्योंकि जो खिलजी वंश का शासन था वह शासन कमजोर हो चुका था और एक अराजकता की स्थिति फैल चुकी थी। अब एक ऐसे प्रशासक की जरूरत थी जो अनुशासित रूप से शासन को चलाए, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करे और जो आर्थिक सुधार है उनको लागू करके आय बढ़ाने का भी प्रयास करे। तो जो तुगलक वंश के शासक हैं उन्होंने यही सारे कार्य किए थे। कर प्रणाली में सुधार किए, राजधानी में जो कानून व्यवस्था है उसको काफी विकसित किया, जिससे अंत में जो समाज है उस समाज में स्थिरता और विकास का माहौल उत्पन्न हुआ। इसके अलावा एक चीज और हो रही थी कि जो दिल्ली सल्तनत है उसका विस्तार रुक चुका था और जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं वह अब विद्रोह करने लगी थी। मतलब खिलजी वंश के राजा कमजोर हो रहे थे और खिलजी वंश के राजाओं के कमजोर होने के साथ साथ ही जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं वह अपना प्रभाव बढ़ा रही थी। तो एक विचारधारा यह भी थी कि जो दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र है उस क्षेत्र को बढ़ाया जाए। इसके अलावा अब प्रश्न यहाँ पर यह उठने लगा था कि जो दिल्ली है उसकी सुरक्षा किस प्रकार से की जाए। तो दिल्ली की सुरक्षा और दिल्ली के विस्तार के लिए एक नए प्रशासक की आवश्यकता उत्पन्न होने लगी। गयासुद्दीन तुगलक ने इस शासन को संभाला और संभालने के साथ ही जो आकांक्षा थी सीमाओं का विस्तार करने की कि दिल्ली की सीमाएं बढ़ाई जाएं, उस पर इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया और इसने बहुत सारी सैन्य चौकियां बनवाई। यह एक नया परिवर्तन हमको दिखने लगेगा। इससे धीरे धीरे एक मजबूत और शक्तिशाली शासन व्यवस्था की स्थापना हो गई। अब हम देख लेते हैं गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को। सबसे पहले जो इसका प्रारंभिक जीवन है और किस तरह से यह सैन्य भूमिका में आया उसको हम समझते हैं। तो इसका असली नाम गाजी मलिक है। यह एक तुर्की परिवार से कनेक्टेड था। हालांकि जो इसकी माँ थी वह भारतीय मूल की थी। इसको पंजाब में एक सैन्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन धीरे धीरे यह अपनी कुशलता के बल पर आगे बढ़ता जाता है और पंजाब में एक प्रशासक के रूप में नियुक्त हो जाता है। और सबसे ज्यादा इसकी भूमिका कब बढ़ती है, जब यह मंगोलों के आक्रमणों को रोक पाता है। तो धीरे धीरे इसकी ख्याति बढ़ती जाती है और यह एक न्यायप्रिय नेता के रूप में उभरने लगता है। फिर यह करता है तुगलक वंश की स्थापना और जो अंतिम शासक है खिलजी वंश का खुसरो खान उसको पराजित करता है और 1320 में यह खिलजी वंश की स्थापना कर देता है। इसने बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए, जैसे इसने कृषि पर जो कर है उस कर व्यवस्था को बढ़ावा दिया और ऐसी नीतियां बनाई जो किसानों के लिए अच्छी हों। इसने जो सीधे वेतन देने की व्यवस्था है सैनिकों को वह व्यवस्था भी लागू करवाई और इससे जो सैनिक हैं उनमें सुधार हुआ। इसने किलेबंदी की व्यवस्था को मजबूत किया। जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें इसने किले बनवाए
और जब यह सिंध में प्रशासक था तो वहां पर भी वह यही रणनीति अपनाता है। मंगोलों के आक्रमण के खिलाफ अपने क्षेत्र की सुरक्षा करने के लिए यह किलेबंदी की व्यवस्था को अपनाता है। तो जब यह दिल्ली का सुल्तान बनता है तो अपनी उस पुरानी व्यवस्था के साथ ही आगे बढ़ता है और यह मानता है कि बहुत सारी चौकियां बनवाई जाए, मतलब सुरक्षा चौकियां, और बहुत सारे किले बनवाए जाए। उसी के माध्यम से सुरक्षा को स्थापित किया जा सकता है। इस कारण हम देखते हैं कि जो सल्तनत की सीमाएं हैं या जो दिल्ली सल्तनत की सीमाएं हैं, उस सीमाओं का विस्तार होता है और दिल्ली का जो क्षेत्र है वह दक्षिण भारत के क्षेत्रों तक भी पहुंच जाता है। तो एक बहुत बड़ा साम्राज्यिक विस्तार हमको तुगलक वंश के साथ दिखता है। इसकी जो मृत्यु हुई वह हुई 1325 में, लेकिन जो इसकी मृत्यु है वह काफी संदिग्ध है, क्योंकि माना यह जाता है कि यह बंगाल से वापस लौट रहा था और अचानक किले का एक हिस्सा गिर गया और इसकी मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि इसका जो पुत्र है मुहम्मद बिन तुगलक, यह अपने पिता की मृत्यु में शामिल था और इसने साजिश रची थी, जिसके बाद गयासुद्दीन तुगलक को मारा गया। इसकी मृत्यु के बाद जो इसका पुत्र है मुहम्मद बिन तुगलक, यह सत्ता को संभालता है और जो तुगलक वंश का विस्तार है उसका स्वरूप बदलकर एक नए फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता है। तो गयासुद्दीन तुगलक, जिसने दिल्ली सल्तनत को मजबूत किया और जो आर्थिक और सैन्य विकास है वह दिल्ली सल्तनत का किया था, उसकी मृत्यु एक दुर्घटना में हो जाती है और दिल्ली सल्तनत को एक अगला उत्तराधिकारी मिलता है, मुहम्मद बिन तुगलक। जो मंगोल आक्रमण थे उसके खिलाफ इसने किस प्रकार की नीतियां अपनाई थी वह भी हम देख लेते हैं, क्योंकि अपनी नीतियों के कारण ही जो उसने मंगोलों के खिलाफ अपनाई थी वह बहुत ज्यादा फेमस होता है। तो जब विकल्प की बात आती है कि खिलजी वंश के बाद कोई दूसरा व्यक्ति कैसे उत्तराधिकारी बन सकता है या किसको राजा बनाया जा सकता है, तो जो मंगोल नीति है वह एक बेस का काम करती है जो यह साबित करे कि गयासुद्दीन तुगलक एक योग्य व्यक्ति है। तो यह मंगोलों के खिलाफ किस प्रकार की नीति अपनाता है उसको हम देखते हैं। तो इसकी जो नीति है मंगोलों के खिलाफ वह काफी आक्रामक नीति है। यह कोशिश करता है कि अपने क्षेत्र की सुरक्षा करे, लेकिन उसके साथ साथ आक्रामक रुख अपनाकर मंगोलों को भी खदेड़ दे। यह हमको एक सक्षम सैन्य नेता के रूप में मिलता है जिसने बहुत सारे प्रयास किए और भारत की सुरक्षा को एक लंबे समय तक बनाए रखने में काफी सहयोग किया। इसकी जो रणनीति है वह क्या है कि किलेबंदी करी जाए और किलों के माध्यम से ही सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है या सुरक्षा को परमानेंटली फिक्स किया जा सकता है। तो यह किलेबंदी की व्यवस्था को बढ़ाता है। जो रक्षा तंत्र है जिसमें यह बहुत सारी चौकियां बनवाता है वह भी यह विकसित करने का प्रयास करता है। इसने जो किले बनवाए उसमें सबसे ज्यादा फेमस है तुगलकाबाद का किला, और यही किला बाद में तुगलक वंश की राजधानी बनेगा। इसने ऐसे बहुत सारे उपाय किए जिसके माध्यम से दीर्घकालिक सुरक्षा तंत्रों का विकास हुआ, क्योंकि इसने जो किले बनवाए थे वह किले न केवल तुगलक वंश बल्कि इसके बाद आने वाले अगले वंशों के लिए भी सुरक्षा प्राचीर का काम कर रही थी। तो यह इसने किलेबंदी की व्यवस्था को अपनाया था। इसके बाद इसने बहुत सारे सैन्य सुधार किए, बहुत सारी प्रशिक्षित सेना तैयार की, जिसने भी यह सहायता की कि वह मंगोलों के खिलाफ सफल हो सके। तो आधुनिक हथियारों से इसने अपनी सेना को तैयार किया और मंगोल जिस तरह की रणनीति बनाते थे उसी रणनीति के तहत इसने अपने सैनिकों का प्रशिक्षण किया। मतलब मंगोल जिस तरह से लड़ते थे पहले इसने उस बात को पता किया, उसके बाद अपने सैनिकों की जो ट्रेनिंग है वह इसी प्रकार से की कि वह मंगोलों से लड़ पाए। इसने जो मंगोलों की आक्रामक शैली है उसको अच्छे से समझ लिया और उसी के हिसाब से अपनी रणनीति बनाई। इसने बहुत सारी सीमा चौकियां बनवाई, वहां पर सैनिकों की नियुक्ति की, सुरक्षा चौकियां बनवाई जिससे यह मंगोलों के आक्रमण को पहले ही जान सकता था। तो सुरक्षा चौकियां कैसे काम करती थी, मान लेते हैं यह साम्राज्य है और साम्राज्य के बाहर इस तरह से रास्ता है, तो यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चौकियां बनाई जाती थी और यह चौकियां जब देखती है कि कोई आक्रमण हो रहा है या कोई आक्रमण होने वाला है, बहुत सारी कोई सेना आ रही है, तो यह सूचना का बहुत तेजी से ट्रांसफर करती थी और सूचना अंततः पहुंच जाती थी किले में। तो यह बहुत मददगार होती थी कि जब कोई आक्रमण होने वाला है उससे पहले ही जो सूचना है वह सही समय पर सुल्तान के पास पहुंच जाती थी। पंजाब में यह बना रहा और पंजाब में लगातार गवर्नर के रूप में रहकर इसने मंगोलों के आक्रमण को रोके रखा। इससे जो मंगोल हैं वह भारत में अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाए और भारत की जो सीमा रेखा है वह सुरक्षित रही। कुल मिलाकर हम देखते हैं कि जो मंगोल शासक हैं जो भारत पर आक्रमण करना चाहते हैं, इनके खिलाफ जो इसकी नीति है वह काफी कठोर है
और यह पूरी कोशिश करता है कि जो मंगोल आक्रमण है उनको नियंत्रित रखें। उसके द्वारा जो बनाई गई नीतियां हैं वह एक मिसाल के रूप में काम करने लगी और जिस तरह से इसने मंगोलों का सामना किया, लोग उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करके बाहरी आक्रमणों से अपने क्षेत्र की सुरक्षा करने लगे। तो इसने जो व्यवस्थाएं बनाई, जैसे चौकियां बनवाई, किले बनवाए, तो उस रणनीति को आने वाले उत्तराधिकारी भी या आने वाले जो राजा हैं वह भी अपनाएंगे। मंगोलों को पराजित करने के बाद यह फेमस हुआ मलिक उल गाजी के नाम से। तो यह किसके लिए प्रयोग किया गया है शब्द? गयासुद्दीन तुगलक के लिए। गयासुद्दीन तुगलक को काफिरों का घातक कहा जाता है, यानी गाजी की उपाधि इसने धारण की थी। अब यहाँ काफिर कौन है, इस पर बहुत विवाद है। अलग अलग मान्यताएं हैं कि काफिर किसको कहा जाए, लेकिन तथ्य के लिए आप ध्यान रखिए कि गयासुद्दीन तुगलक को काफिरों का घातक कहा जाता है। एक चीज हमको और मिलेगी, एक खुक्कर सरदार है, सरदार का नाम है गुलचंद। तो इसने एक छत्र भेंट किया था गयासुद्दीन तुगलक को, यही पूछा जाता है। लेकिन हम बेस भी देख ले कि यह खुक्कर है कौन। तो सबसे पहले जो खुक्कर जाति के लोग हैं यह पंजाब में और उसके आसपास के इलाकों में रहते थे। यह एक बड़ा खतरा थे तुगलक वंश के सामने, क्योंकि यह विद्रोह कर रहे थे। इससे जो गयासुद्दीन तुगलक है वह काफी परेशान था। तो इसने जो गुलचंद है उसको नष्ट करने के लिए सैन्य अभियान किए, अर्थात जो खोखर जाति का सरदार है गुलचंद, उसके खिलाफ सैन्य अभियान किए गए और सैन्य अभियान के माध्यम से इसको पराजित किया गया। और जब इसको पराजित किया गया तब इसने एक शाही छत्र गयासुद्दीन तुगलक को भेंट किया था, यही तथ्य पूछा जाता है। तो गयासुद्दीन तुगलक के विषय में हमने बेसिक इंफॉर्मेशन देख ली है, इसका उदय किस प्रकार से हुआ और कैसे यह प्रशासनिक व्यवस्था में आया। मंगोलों के खिलाफ जो इसकी रणनीति है वह रणनीति भी हमने देख ली है। आने वाले वीडियोस में और डिटेल से हम देखेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक ने जो सुधार किए वह सुधार किस प्रकार से थे, स्पेशली जो इसने पॉलिटिकल चेंज किए, जो इसने इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स किए, उन सबको हम देखने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।